Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. आज हम सीखेंगे हिंदी का चौथा पार्ट। एक था राम। ठीक है, राम अकेला अपने पढ़ने के कमरे में बैठा था। घर में माँ और बहन भी थी। वे अपने अपने कामों में लगी थी। पिताजी 6 बजे दफ्तर से घर आए थे और 2 मिनट राम से बात करके चले गए थे। क्या होता है, राम क्या कर रहा था, अकेले अपने घर में स्टडी रूम में पढ़ाई कर रहा था और घर में कौन कौन था, माँ थी, बहन थी, वो लोग अपने काम में बिज़ी थे। और डैडी जो है वो क्या ऑफिस से आते, दफ्तर यानी कि ऑफिस से आते हैं और राम से आके 2 मिनट के लिए बातें करके चले जाते हैं। शायद रवि शंकर जी से माफ़ी मांगने गए थे। शायद किससे माफ़ी मांगने गए थे? रवि शंकर जी से। जब राम के पिताजी दफ्तर से आ रहे थे तभी रास्ते में किसी ने उनसे सारी बातें कह दी थी। आते ही वे सीधे राम के कमरे में गए और खड़खड़ कर पूछा, क्या आज सवेरे परीक्षा के समय कोई बात हुई थी? रास्ते में से जब वो आ रहे थे ना, तो उनको किसी ने तो पूरी बात बताई और वो जाके डायरेक्टली राम के रूम में जाते और उससे पूछते कि आज जब तुम एग्ज़ाम दे रहे थे तो कुछ बात हुई थी क्या? राम चुप रहा। राम के पिता ने फिर कर पूछा, क्या आज तुमको तुम्हारे गणित के अध्यापक रविशंकर जी ने नकल करते हुए पकड़ा था? फिर वो क्या करते, राम क्या करता है, चुप रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है। तो उससे डैडी उसके फिर से पूछते हैं कि आज तुम्हारे जो मैथ्स के टीचर थे रविशंकर जी, जो गणित के अध्यापक है, क्या उन्होंने तुम्हें आज नकल यानी कि कॉपी करते समय पकड़ा था क्या? पिताजी फिर बोले। राम फिर चुप रहा। बोलते क्यों नहीं हो? राम के पिता गरजे, एकदम चिल्लाने लगे, गुस्सा हो गया और बोलते, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं कितने बार पूछ रहा हूँ। राम की माँ और बहन भी आकर सुनने लगी। क्या तुमने अपने अध्यापक से यह कहा कि आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की? आपने यह गलती क्यों की? राम के पिताजी ने डांटते हुए पूछा। राम क्या करता है ना, अपने टीचर को गुस्से से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पकड़ने की, मैं कॉपी कर रहा हूँ तो तुमने मुझे पकड़ा क्यों? वैसे वैसे वो चिल्लाता है अपने टीचर पे। तो राम के जो डैडी है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और बोलते, तुमने ऐसे बोला क्या तुम्हारे टीचर को? राम गलती तो कर ही चुका था। गणित उसका कमज़ोर विषय है, इसीलिए कुछ लड़कों के बहकावे में आकर वह भी एक चीट तैयार करके ले गया था और उससे नकल कर रहा था। तभी गणित के अध्यापक ने उसे पकड़ा और उसके मुंह से एकाएक निकल पड़ा। मतलब क्या होता है ना कि गणित यानी कि मैथ्स सब्जेक्ट, ठीक है, मैथ्स सब्जेक्ट जो है राम का बहुत वीक सब्जेक्ट था। उसे मैथ्स में बहुत ज़्यादा मतलब कुछ आता नहीं था, इसीलिए वो वीक था उसमें। तो कुछ लड़के फ्रेंड्स लोग जो रहते हैं उनके बहकावे में आके, मतलब वो लोग बोलते हैं कि चलो अपन चीट लेते, कॉपी करते, तो वो भी रेडी हो जाता है। उसने भी एक चीट तैयार किया रहता है और वही अगर सब आ जाता है तो कॉपी कर सकते हैं। तो वो भी कॉपी करता है और कॉपी करते तभी उसके टीचर ने उसको पकड़ते, तो पकड़ते ही उसे गुस्सा आता है। गुस्सा आने की वजह से वो बहुत कुछ टीचर को बोल देता है कि तुमने मुझे पकड़ने की हिम्मत कैसे की, ऐसा वैसा, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की, आपने यह गलती कैसे की, इसका फल अच्छा नहीं होगा। वो क्या धमकी देता है कि इसका फल अभी अच्छा नहीं होगा। रविशंकर जी राम के पिता को अच्छी तरह जानते हैं। राम ने नकल भी कोई खास नहीं की थी, इसलिए उन्होंने चुपके से चीट छीन ली और मसल कर फेंक दी। फिर वहाँ से हट गए, कहा कुछ भी नहीं। रविशंकर जी जो है ना, राम के डैडी को बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए, और उसने जो चीटिंग किया था ना, वो ज़्यादा कुछ उसने किया नहीं था, इसीलिए वो क्या करते, उसका वो चीट लेते, मसलते और फेंक देते।
फेंक देते। ठीक है, नकल में पकड़े जाने पर कार्रवाई होती है। छात्र से फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें वह नकल की बात लिखता है। इस कार्रवाई से छात्र का 1 साल तो बर्बाद होता ही है। रविशंकर जी ने शायद यह सोचकर कोई कार्रवाई नहीं की कि राम का 1 साल बर्बाद हो जाएगा और वह आगे पढ़ भी न सकेगा। रविशंकर जी ऐसा क्यों करते? क्योंकि उनको मालूम था अगर मैं इसका अभी किसी को बता देता हूँ कि इसने कॉपी किया तो क्या होगा, उस पर कार्रवाई होगा, उस पर केस होगा, केस दर्ज होगा और प्लस उसको फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें उसको पूरा राइटिंग में लिखना पड़ेगा कि उसने क्या कॉपी किया और क्यों कॉपी किया, क्या रीज़न था उसके पीछे। तो रविशंकर जी ने सोचा कि इतना सब अभी नहीं होना चाहिए, उसके डैडी को भी अच्छे से जानते थे, इसीलिए उसने वो कुछ एक्शन लेने के लिए उसे किया नहीं और उसने वो पेपर फेंक दिया उन्होंने। तो ये सब सोचकर शायद उन्होंने फेंक दिया होगा। राम के पिता बहुत रईस आदमी नहीं थे, किंतु राम इस बात को नहीं जानता था। राम के पिता जो थे वो रईस नहीं थे, रईस यानी कि ज़्यादा अमीर नहीं थे। ठीक है, राम इस बात को नहीं जानता था। उसके पिताजी गणित के अध्यापक से परिचित भी हैं। वह यह नहीं जानता था कि कोई इस घटना को उससे पिता से भी कह सकता है। राम ये नहीं जानता था कि उसके डैडी उसके मैथ्स टीचर को अच्छे से जानते या कोई ये जो सीन जो हुआ उसके डैडी को जाके बोलेगा, ये भी उसे लगा नहीं तो वो ऐसा नहीं करता। मतलब अगर उसको ये सब मालूम होता तो ये सारी चीज़ें नहीं करता। ऐसा दोष उसमें कुछ ही दिनों से आया था, संग सोहबत के कारण नहीं तो वह ऐसी गलती ही न करता। बोलते कि ऐसा दोष जो है, ऐसा जो गलतियाँ कर रहे हैं ना, वो कुछ दिनों से आया था क्योंकि उसकी जो संगति है ना उसके वजह से। ठीक है, संगति यानी अपने फ्रेंड्स उसके जैसे थे, उसके जैसे बिहेव करना वो करने लगा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने व्यवहार पर। मैं नहीं सोचता था कि तुम ऐसा हो। दुखी होकर राम ने पिता बोले और तेजी से घर के बाहर निकल गए। पिताजी क्या बोलते हैं? तुमको शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू, कि तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, मुझे लगा भी नहीं तुम ऐसा करोगे करके। और बोलते हैं कि मैं दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो वो दुखी से क्या होते हैं, दुख होने के कारण वो घर से ऐसे चिल्लाकर बोलकर निकल जाते हैं। उनके चले जाने के बाद माँ ने लाख पूछा पर राम ने कुछ नहीं बताया। हार कर उसकी माँ रसोई में चली गई। उन्हें खाना बनाना था। बहन बहुत छोटी थी, वह पूछती भी क्या। माँ ने डैडी बाहर जाने के बाद बहुत लाख बार पूछा, कई बार पूछा, फिर भी राम कुछ बोल ही नहीं रहा था। फाइनली वो रसोई में चली गई, किचन में चली गई ताकि कुछ खाना बनाए। उन्हें खाना बनाना पेंडिंग था इसलिए बनाने चली गई। बहन तो बहुत छोटी थी, वो क्या पूछेगी। अब राम अपने कमरे में अकेला था और मन ही मन घुट रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके मुंह से ऐसी बातें कैसे निकली। उल्टा और चोर कोतवाल को डांटे। अध्यापक जी सही काम कर रहे थे और वह कह रहा था कि गलत काम कर रहे हैं। क्या हुआ कि वो फिर उसके बाद बेडरूम अपने स्टडी रूम में चला जाता है, फिर सोचता है कि उसने ऐसे कैसे बात किया जबकि उसका टीचर राइट था उनके जगह पे, और ये उन्हें सिखा रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। यही सब सोचकर उससे दुख हो रहा था। राम अपने मन ही में बहुत अधिक घुट रहा था। वह अंत्य दुखी हो रहा था। एक ऐसे अध्यापक का अपमान करके जिनका कॉलेज में सभी सम्मान करते हैं। राम सोच रहा था, मैंने अपने अध्यापक का अपमान किया पर उन्होंने नकल वाली पर्ची अवश्य ली, किंतु मुझे निष्कासित होने से बचाया। यदि वे चाहते तो फॉर्म भरवा लेते और तब मेरा 1 साल बर्बाद हो जाता। क्या सोचता है कि मैंने ऐसे टीचर का अपमान किया, ऐसे टीचर का इंसल्ट किया जो टीचर का सभी पूरे कॉलेज में
सभी लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने मेरी चीट ली, जो मैंने कॉपी के लिए चीट लाया था वो तो ली, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे बचाया। अगर वो चाहते तो उससे फॉर्म भरवाते, उसका केस होता, कार्रवाई होता, लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ों से, और प्लस उसका 1 साल बर्बाद भी होता, लेकिन ये सारी चीज़ों से फिर भी उन्होंने उसे बचाया। स्वार्थ में आदमी अपना विवेक खो देता है। स्वार्थ में आदमी मतलब सेल्फिश जब होता है ना, तो अपना होश खो देता है। उस समय उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता है। उस समय सही गलत का ज्ञान नहीं रहता है, उचित और अनुचित। ठीक है, राम के साथ भी यही हुआ। अब एकांत में वो यही सोच रहा था कि अपने गुरु का अपमान करते समय वो अपना विवेक खो बैठा, जबकि वे अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। वो अभी अकेले जब शांत बैठा था तभी सोच रहा था कि अपने टीचर का उसने इतना इंसल्ट किया, जबकि वो सही काम कर रहे थे। उनका जो कर्तव्य था, उनका जो राइट्स था, वो सही कर रहे थे, लेकिन उसने उनका इतना इंसल्ट किया। बस 20 दिन पहले की बात है। राम को याद आया, इन्हीं अध्यापक ने कहा था, राम अपनी तैयारी अच्छी रखना, तुम्हें अच्छी श्रेणी लानी है। यदि गणित में कुछ पूछना हो तो घर आकर पूछ लेना, संकोच मत करना। 20 दिन पहले, 20 डेज पहले उसको याद आता है कि उसकी यही टीचर ने उससे कहा था कि तुम अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहना। यदि अगर तुम्हें गणित में, मैथ्स में कुछ भी डाउट है तो तुम मेरे घर पर आके मुझे वो क्लियर करना। उसे ये सारी चीज़ें याद आती है, लेकिन राम तो सब भूल गया। कुसुमगित ने सब कुछ भुला दिया। यह कुसुमगित थी भानुशंकर की, त्रिभुवन की और मोहन की। कुसुमगित यानी कि मतलब ऐसा बोलते हैं ना, भड़काना। तो बहकावे में आके, ये किसका बहकावा था, किसने किसने उसे बहकावा था? भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन ने इसे बहकाया था। ये तीनों वे विद्यार्थी थे जिन्हें पढ़ने लिखने से कुछ मतलब ही नहीं था। ये 3 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको पढ़ने लिखने का कुछ मतलब, उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। त्रिभुवन की और घर में संपन्न थे, नौकरी करनी नहीं थी, इसीलिए यह भी चिंता नहीं थी कि मोहन मेहनत से पढ़े। वो लोग के घर पे बहुत संपत्ति थी, ठीक है, और नौकरी उन्हें करना नहीं था, प्लस किसी बात की चिंता नहीं थी कि मेहनत करके हमें पढ़ाई करना है। अपनी अपनी कार में पढ़ने आते थे, नौकर साथ में आता था, और कॉलेज में भी कोई ना कोई शरारत ही करते थे। क्या करते थे? अपने अपने कार में आते थे, उनके साथ उनके नौकर भी आते थे, और प्लस कोई ना कोई वो लोग शरारती, कोई ना कोई मस्ती करते ही रहते थे। धनी होने के कारण प्रधानाचार्य भी इनके घरवाले से थोड़ा दबते थे, और कुछ अध्यापक भी। वो लोग पैसे वाले होने के कारण स्कूल के जो भी फैकल्टीज़ है, कोई भी टीचर्स जो है, ये लोग इनके अंडर में दबे हुए रहते थे, और बहुत सारे टीचर्स भी। प्रधानाचार्य के दबने के कारण तो यह था कि जब कॉलेज की इमारत बन रही थी तो इसमें से 2 लड़कों के दादा ने कॉलेज को काफ़ी धन दिया था। वास्तव में वे अच्छे लोग थे। इन तो इसमें से 2 लड़कों के दादा भानुशंकर, त्रिभुवन या मोहन की तरह बुरे विचार वाले नहीं थे। बोलते कि वास्तव में, मतलब हकीकत में देखने जाए तो वो लोग काफ़ी बहुत अच्छे लोग थे। इनके जो दादाजी थे ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा दिया था जब कॉलेज का जो इमारत, बिल्डिंग जो था वो बांधते समय, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन इनके जो बेटे थे, पोते थे ना, ये लोग बहुत मिस्चीवियस थे, ये लोग बहुत बुरे विचार के थे। करीब 1 घंटा बीत गया। माँ फिर आई, चलो खाना खा लो, जो हुआ सो हुआ, तुमने गलती की, अपने अध्यापक का अपमान नहीं करना चाहिए। फिर करीब 1 घंटा होने के बाद
माँ आती है और क्या बोलती है कि तुमने अभी जो हुआ सो हुआ, ठीक है, छोड़ दो उस बात को, तुमने गलती तो की है, तुमने अपने टीचर का इंसल्ट किया है, अभी खाना खा लो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं खाना नहीं खाऊंगा, राम रो पड़ा। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है, मैंने अध्यापक का अपमान किया है, मैं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा, मैं कितनी बड़ी गलती की है। माँ को क्या बोलता है, मुझे अभी खाना नहीं चाहिए, और फिर बाद में वो रोने लग जाता है, बोलता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अभी मेरा मुंह भी मैं दिखा नहीं सकता हूँ, इतना बड़ा गलती किया, ऐसा रोते रहते माँ के पास। राम फूट फूट कर रोए जा रहा था। बेटे को रोते देखकर माँ भी रो पड़ी। बहन की आंखें में भी आंसू आ गई। जब वो रोने लग गया तो उसकी मम्मी को भी रोना आ गया और फिर बहन के भी आंखों में आंसू आ गए। अब तक राम के पिता भी आ चुके थे। जब ये सीन हो रहा था तब तक उसके डैडी भी रिटर्न आ गए थे। वे जैसे ही कमरे के अंदर आए, राम और जोर से बिलक उठा। जैसे वो कमरे के अंदर आए, रूम के अंदर आए, और ज़ोर से रोने लग गया। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे सचमुच भारी गलती हो गई। पिताजी को हक करते हुए क्या बोलता है कि डैडी मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। बेटे को रोते देखकर पिता का मन भी भर आ गया। अपने बच्चे को रोते हुए देखकर उसके डैडी का भी मन भर जाता है। तो बेटे की आंख से निकलते ये आंसू पश्चाताप के आंसू थे, ये दुख के सच्चे आंसू थे। बेटे के आंख से जो आंसू निकल रहे थे वो पश्चाताप मतलब गिल्टी फील करने का आंसू था, तो इसीलिए वो बोलते हैं, उसके डैडी सोचते कि ये सच्चे आंसू थे। रो मत, पिता ने दुखी होते हुए समझाया। कल तुम अपने अध्यापक के पास जाना, उनसे माफ़ी मांग लेना, वे तुम्हें माफ़ कर देंगे। मैं उन्हीं के पास गया था। क्या बोलते डैडी, अभी तुम रो मत, ठीक है, कल जाना अपने टीचर के पास, उनसे माफ़ी मांगना और वो तुम्हें माफ़ करेंगे। मैं उन्हीं के पास जाके आया हूँ। राम उठा, सबके कहने पर हाथ मुँह धोया, सबने मिलकर खाना खाया। अब उसका मन कुछ हल्का हो गया था। पूरी तरह तो उसका मन हल्का कल होगा जब सवेरे जाकर वह अपने अध्यापक से माफ़ी मांगेगा। उनसे उसके अध्यापक माफ़ भी कर देंगे, क्योंकि वह जानता था कि उसके अध्यापक बहुत अच्छे थे। राम ने अपने अध्यापक से माफ़ी मांगने के निश्चय के साथ ही यह भी निश्चय कर लिया कि वह भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन जैसे साथियों को छोड़ देगा, जिनके कारण उसके स्वभाव में दोष आ गया। अब वह मेहनत से पढ़ेगा और अच्छे साथियों के साथ रहेगा। राम ने क्या सोचा कि कल जब मैं जाऊंगा अपने टीचर से माफ़ी मांगूंगा, तभी उसने एक डिसीजन लिया कि मैं ये जो फ्रेंड्स हैं ना उनको भी छोड़ दूंगा और अच्छे फ्रेंड्स के साथ दोस्ती करूंगा और मेहनत से पढ़ाई करूंगा। सो इसके जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको आंसर की सेंड किया है, सो आपको वो पूरा कंप्लीट करना है। ओके, चैप्टर 5 ओस, 5वां अध्याय, 5वां पार्ट ओस। ये कविता है। ये कविता कविता का जो लेखक का नाम है सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है। हरी घास पर बिखरे दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्ज्वल हीरो की कड़ियाँ। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकाते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। लूटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वह उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले जाऊं,
आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। ये किसके बारे में कविता बोल रहे हैं? फूलों के बारे में, ये गार्डन के बारे में, ठीक है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? घास पर बिखर दिए मोतिया। तो उनको जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं ना, तो उनको वो लोग बोल रहे हैं मोतिया। कौन रात में गूंज गया है उजियाला हीरो की कड़िया। मतलब रात को जो ओस गिरता है ना, ओस को हम ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं। वो ओस जो गिरता है उसको वो लोग बोल रहे हैं कि मोतिया जैसे दिख रहे। कौन गिराता है ये पूछ रहे हैं। जुगनू, जुगनू जो होते हैं बर्ड्स, तो उनको क्या बोलते हैं? फ्लाई बीज होते हैं। जो लोग ऐसा लाइट उन लोग में आते हैं, तो रात को आप लोग उनको देखोगे फ्लाइज को, तो वो बहुत लाइटिंग देते हैं। सो उनको कहा गया है कि ये जुगनू कहाँ से चमक इतना लाइटनिंग लेके आते हैं। लूट गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना। बोलते कौन जौहरी? कौन जौहरी यानी कि जो सोना बनाता है ना, या सोने का पहचान करता है, उसे बोलते जौहरी। तो वो लूट गया है, लूट गया है, लूट यानी कि उसे लूट लिया है। पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। बोलते हैं कि सब चीज़ों पे वो लुटा दिया है। क्या? हीरो, हीरो को हीरा जो है, डायमंड जो है, ओस को वो लोग बोल रहे हीरा। ड्यू ड्रॉप्स को वो लोग बोल रहे हीरा, जो उसको लूट लिया है, ऐसा बोल रहे। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली। बोलते इतना सवेरे सवेरे खुशी में कौन दिवाली मना रहा है। उपवन में जला दिए किसने दीपाली की निराली। ठीक है। जी होता इन ओस कोण कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं। बोलते हैं कि उसका मन करता है, वो लेखक का मन करता है कि ओस जो ड्यू ड्रॉप्स को है ना, अपने अंजलि में भर के पूरा घर पे लेके जाऊं। इनका शोभा निरख निरख कर इन पर कोई कविता को उसे बनाने का मन करता है। उनको वो देख देख कर उनको उसे एक कविता बनाने की मन हो रहा था। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, ये सारे आंसर्स की आपको हमने भेज दिए हैं। सो आपको वो देखकर पूरे क्वेश्चन आंसर्स जो भी है ऑब्जेक्टिव्स वो पूरे कंप्लीट करने हैं। छठा अध्याय, छठा पाठ, रिया की डायरी। ठीक है। अभी 3 जुलाई वो रिया जो है अपनी डायरी लिखती रहती है। तो उसने डेट लिखा है, मंथ लिखा है 3 जुलाई। आज स्कूल से लौटते समय मेरा ध्यान मेरी ही हम उम्र की एक लड़की पर गया जो सड़क किनारे पत्थरों से खेल रही थी। अक्सर उस तरफ से निकलते समय सभी का हाथ बस ही नाक पर चला जाता था, क्योंकि पास में बना कूड़ा घर हवा में अजीब सी बदबू फैला देता। लेकिन उसके पास भी मज़दूरों की बस्ती में रहने वाले लोग उसी गंदगी को सहने भी कर रहे थे और अपना जीवन निर्वाह भी कर रहे थे। क्या लिखती है कि स्कूल से आते समय उसने अपने उम्र की एक लड़की को देखा और वो अपने पत्थरों से खेल रही थी। ठीक है। तो वो क्या बोलती है, उधर ही पास में ना ध्यान जाता है, क्योंकि उधर एक कचरा फेंकने का जगह है जहाँ से बहुत गंदा बू आता है। तो किसी का भी ध्यान उधर जाता ही है। और फिर उधर पास में एक बस्ती थी, जगह थे जहाँ पे लोग रहते थे। प्लस वो जगह पे वो लोगों को हमेशा बास आता ही रहता था। वो लोग बास सहन करते थे और फिर वहीं रहते थे। इसी बस्ती की एक लड़की अक्सर मुझे पेड़ के नीचे खेलती नज़र आती। वो क्या बोलती है, ये जो एरिया की लड़की है ना, तो वो हमेशा मुझे पेड़ के नीचे खेलते हुए दिखती थी। आज मेरी नज़र उसकी नज़र से टकराई तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने झेपते हुए अपनी नज़रें घुमा ली और कंधे पर बैग का बोझ उठाए घर की तरफ कदम बढ़ाए लगी। उसने पीछे से मुझे आवाज़ लगाई, दीदी। मैंने पलट कर हैरानी से देखा, पहचाना
मैं कमला की बेटी नीलू हूँ। मैं हैरानी से उसे घूरने लगी। हाँ, ये तो कमला जैसी ही लग रही है। मैं मन ही मन सोचने लगी, लेकिन इसने मुझे पहचाना कैसे? मैंने पूछा, पर तुमने मुझे कब देखा? मैं तो तुम्हें नहीं पहचानी। हाँ, जानती हूँ आप मुझे नहीं पहचानी। मैं अक्सर माँ के साथ आती थी। मेरे एक पैर से पोलियो हो गया है ना, इसीलिए मैं बैसाखियों के सहारे चलती हूँ। कभी कभी मैं भी माँ के साथ आपके घर जाती हूँ। मैंने आपको देखा भी था। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मैल कुचले कपड़े पहनी हुई थी। मैंने उससे कनी काटने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि स्कूल के बच्चे मुझे एक मैले कुचले कपड़े पहने लड़की से बात करते हुए देखें। मैं चलती हूँ, ज़रा जल्दी है, मैंने झेपते हुए कहा, और मैं घर की ओर चल दी। घर आकर मुझे बार बार नीलू का चेहरा याद आता था। फिर 7 जुलाई के बारे में लिखती है। आज नीलू से मेरी मुलाकात फिर हुई। सुबह सुबह ही वह अपनी माँ के साथ आई हुई थी। पता नहीं क्या, मेरा उसकी तरफ देखने को मन ही नहीं किया। मैं चुपचाप स्कूल के लिए तैयार होने लगी। तभी पीछे से आवाज़ सुनाई दी, दीदी, क्या आप स्कूल के लिए तैयार हो रही हो? मुझे उसकी बात का उत्तर देने का मन ही नहीं था, पर फिर भी मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। वह चुपचाप जाकर रसोई में एक कोने में बैठ गई। मैं पापा का इंतज़ार कर रही थी कि तभी पापा मम्मी से बोले, अरे मेरा लंच देना, मुझे देर हो रही है। मम्मी पापा को लंच देने में व्यस्त हो गई। मैं भी स्कूल जाने को तैयार थी। हर रोज़ मैं और नितेश पापा के साथ ही स्कूल के लिए निकलते थे। फिर 8 जुलाई के बारे में लिखा है। आज नीलू फिर अपनी माँ के साथ हमारे घर आई। शाम का समय था। मैं अपना गृह कार्य कर रही थी। तभी नीलू ने आकर मुझसे कहा, दीदी, क्या आप मुझे पढ़ाओगी? मैं कैसे? मैंने हिचकिचाकर पूछा। बस आप मुझे अपनी पुरानी किताबें दे दो, मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ। मेरी बस्ती में एक दीदी आती है, उन्होंने मुझे हिंदी वर्णमाला सिखाई थी। धीरे धीरे शब्द जोड़कर मैं पढ़ लेती हूँ। मैं पहले हिचकिचाई, लेकिन उसकी पढ़ने की तीव्र इच्छा को देखकर मैंने अपनी पुरानी किताबें उसे दे दी। साथ ही यह कोशिश भी की कि मेरा हाथ उसके हाथ से छू न जाए। उन किताबों को पाकर नीलू की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर 15 जुलाई की बात होती है। आज तेज बारिश हो रही थी। मुझे तेज बुखार था। पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। उन्होंने बहुत सी दवाई देते हुए कहा था, जल्दी ठीक हो जाएगी। घर लौटकर मैं खिड़की से काले घुमंडे बादलों को देख रही थी कि तभी नीलू के कमरे में प्रवेश किया। क्या हुआ दीदी, बीमार हो? हाँ, और क्या, तभी तो लेटी हूँ, मैंने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। नीलू सहम गई और थोड़ा देर चुपचाप वहीं खड़ी रही। मैंने उसकी तरफ से नज़रें हटा ली और आकाश की ओर देखने लगी, जहाँ से नन्ही नन्ही बारिश की बूंदें छलक रही थी। नीलू भी कमरे से बाहर चली गई। इधर पापा और नितेश किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं सोने की कोशिश करने लगी। दोपहर के समय मम्मी खिचड़ी लेकर मेरे कमरे में आई और बोली, रिया, दवाई खाने का समय हो रहा है, पहले खिचड़ी खा लो।
तभी अचानक उनके हाथ पांव फूल गए और उनके हाथ से प्लेट छूट गई। मैंने देखा कि मम्मी डर से पीली पड़ी हुई थी और एक ही जगह अपनी आंखें गड़ाए हुए देख रही थी। मैंने भी उस तरफ नज़र घुमाते हुए देखा। एक सांप फन उठाए मेरे बिस्तर के पास बैठा था। उसे देखकर डर के मारे मेरी भी गिग बज गई। तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया और पास ही पड़े तौलिए को उठाकर सांप के फन के ऊपर डाल दिया और ज़ोर ज़ोर से आसपास के लोगों को आवाज़ें लगाने लगी, सांप सांप बचाओ बचाओ। उसी समय एक सपेरा सांप को ढूंढता हुआ वहां आया। आवाज़ सुनकर वह तुरंत रिया के कमरे में आया और सांप को पकड़ कर ले गया। नीलू की बहादुरी पर सभी तालियां बजा रहे थे। मैं कांपते हुए कदमों से नीलू के पास पहुंची और उसको गले लगा किया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आज नीलू की बहादुरी ने गंदगी और बदबू से ऊपर उसकी आत्मा की शुद्धता से मुझे मिला दिया था। इसकी जो लेखक है वो है लक्ष्मी जैन। सो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, एक्सरसाइज है, वो आपको लिखना है। ठीक है, आपको आंसर की भेज दिए हैं, सो आपको कंप्लीट करना है।